अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट की टू टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने उनकी एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज पैसिव ट्रांसपोर्ट की लास्ट टाइप विच इज़ ऑस्मोसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ओस्मोसिस क्या है? अगर हम ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है और मॉलिक्यूल मूव करते हैं लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कोई एटीपी इस मूवमेंट में यूटिलाइज नहीं होती। लेकिन फिर ओस्मोसिस को अलग कैटेगरी में क्यों रखा है, अलग टाइप क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात करें तो इसका मतलब हम ओस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ओस्मोसिस में हमेशा हम वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो what is osmosis? Osmosis is the movement of water molecule from its higher concentration toward the lower concentration, or it is also the movement of water molecule from low solute concentration toward the high solute concentration. अब अगर ये दो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन में सिंपल यही है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात देखें कि एग्ज़ाम्पल जो है इसकी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है फ्रॉम द सॉयल बाय द रूट, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। अगर हम इस डायग्राम में जो इस स्लाइड के बैक पे आपको नज़र आ रही है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स दिखाई गई है। तो अगर हम सॉयल में देखें तो सॉयल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि रूट्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू सॉइल कम है। तो वाटर जो है वो सॉइल से रूट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो है ये ऑस्मोसिस की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन किस तरह से है कि अगर हम दो सॉल्यूशन को देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो दो मेन केमिकल्स का मिलके बना होता है। और वो केमिकल कौन कौन से हैं? वाटर और इसके अलावा कोई और सब्सटेंस, यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिलकर बना हुआ है। अगर हम एक सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि अगर उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है तो इन टर्न उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। और अगर हम एक सॉल्यूशन देख रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट कम है तो इसका मतलब उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। यानी एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है उसे हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करें तो ज़ाहिरी बात है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो है उसकी ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और वाटर जो है वो लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। ज़ाहिरी बात है कि जिस साइड पर सोल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर वाटर कम होगा और जहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट जो है कम है वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा। तो वाटर अपनी हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। उम्मीद है इन दोनों डेफिनेशंस की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है एक टर्म है टोनिसिटी। अगर हम ऑस्मोसिस को पढ़े हैं तो ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टोनिसिटी होता क्या है कि हम दो सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट को कंपेयर कर रहे होते हैं। दो सॉल्यूशन जिनको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया हुआ है और उनमें हम सोल्यूट की अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे हम टोनिसिटी कहते हैं। तो टोनिसिटी इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर। और टोनिसिटी के बेस पर हम सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा अमाउंट में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक मतलब लो अमाउंट, हाइपो यानी लो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम।
आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होंगे कि जिन दो सोल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट सेम होगी। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में दो सॉल्यूशन दिखाए गए हैं और दो साइड्स दिखाई गई हैं और इन दो सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। तो टू साइड्स हैं हाइपो ऑस्मोटिक साइड, यानी यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कम है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, यानी हाइपोस्मोटिक साइड पर वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। और दूसरी साइड अगर हम देखें हाइपर ऑस्मोटिक साइड, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, यानी वाटर कम है। तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी हाइपो ऑस्मोटिक साइड से हाइपर ऑस्मोटिक साइड की तरफ मूवमेंट हो जाएगी। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन को देखें तो फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगी। यानी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हाइपोस्मोटिक साइड से हाइपरओस्मोटिक साइड की तरफ वाटर मूव कर जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्लाइड है इसमें हम क्या करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनके ऊपर क्या अफेक्ट होता है अगर हम उन्हें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें। तो अगर हम एनिमल सेल हमें पता है कि एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस यही है कि सेल वॉल एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि वो लिग्निन की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। तो अगर हम एनिमल सेल को ऑब्ज़र्व करें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अब यहाँ पर जो सेल का इनसाइड है उसे हम आउटसाइड से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, क्योंकि बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी इनटू द एनिमल सेल मूव कर जाएगा। अब वाटर चूँकि इनटू द सेल मूव कर गया है तो एनिमल सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। एनिमल सेल स्वेल कर गया है, इस स्वेल होने को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस ये टर्म है जिसके अंदर सेल स्वेल कर जाता है। अब इसमें क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो एनिमल सेल जो है अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है, यानी हाइपोटोनिक कंडीशन कंटिन्यू रहती है, तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाएगा। सेकंड हमारे पास है, अगर एनिमल सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो एनिमल सेल के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। जितना वाटर इनटू द सेल मूव कर रहा है उतना ही उसको लीव करेगा, तो एनिमल सेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, ना वो बर्स्ट करेगा ना वो श्रिंक करेगा। और अगर हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन अभी हमने पढ़ा है कि जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, अब आउटसाइड द सेल सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी आउट ऑफ द सेल। आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, अब जाहिर बात है कि सेल श्रिंक कर जाएगा और सेल के श्रिंक होने को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब भी सेल श्रिंक करता है तो इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पर हम प्लांट सेल की बात करेंगे कि प्लांट सेल के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन में रखें, अभी हमने बात की कि प्लांट सेल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल हार्ड मटेरियल की बनी होती है। तो अब यहाँ पर अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखें तो सेल का जो इनसाइड मटेरियल है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल और साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेल श्रिंक नहीं होगा। इसलिए श्रिंक नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट है विच इज़ सेल वॉल, और सेल वॉल की वजह से पूरे का पूरा प्लांट सेल श्रिंक नहीं होता। सेल वॉल के अलावा अंदर जो सारा मटेरियल है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, वो श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि वाटर मूव करता है आउट ऑफ द सेल।
अगर हम आइसोटोनिक कंडीशंस की बात करें तो आइसोटोनिक कंडीशन में अगर आप प्लांट सेल को रखते हैं तो प्लांट सेल नॉर्मल रहेगा, यानी जितना वाटर इनटू द सेल मूव कर रहा है उतना आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर हम प्लांट को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखें तो हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर इनटू द सेल मूव करेगा और डी प्लाज्मोलाइसिस होगी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब सेल स्वेल करता है तो उसे हम डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेल बर्स्ट नहीं करेगा, इसलिए नहीं बर्स्ट करेगा क्योंकि प्लांट सेल को कवर किया होता है सेल वॉल ने, और सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और लिग्निन, और ये हार्ड मटेरियल की बनी होती है, इसलिए पूरे का पूरा जो सेल है वो बर्स्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसको सेल वॉल ने कवर किया हुआ है। तो प्लांट सेल जो हैं वो हाइपोटोनिक कंडीशन को फेवर करते हैं क्योंकि प्लांट के पास कोई स्केलेटन वगैरह नहीं होता जो इसको स्टैंड रखे। इसके अलावा ये जो जब इस सेल स्वेल हो जाता है, यानी हम ये कह रहे हैं कि इसका इनर मैटर जो स्वेल हो गया है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल, क्योंकि इनटू द सेल वाटर मूव किया है, स्वेल हो गया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि प्लांट के लिए टर्जिडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है या टर्गर प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि प्लांट हाइपोटोनिक कंडीशन को फेवर करते हैं, और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल आइसोटोनिक कंडीशन को फेवर करते हैं, यानी आउट ऑफ द सेल यानी आउटसाइड ऑफ द सेल अगर आइसोटोनिक कंडीशंस होंगी तो एनिमल सेल उसको प्रेफर करेंगे, और प्लांट सेल हाइपोटोनिक कंडीशन को फेवर करेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए टर्जिडिटी मेन फैक्टर है, और टर्जिडिटी तभी मेंटेन होती है या प्लांट सेल टर्जिड तभी होता है जब वो हाइपोटोनिक कंडीशन में हो। तो अब यहाँ पर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, और इसके अलावा प्लांट के लिए टर्जिडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है तो इसको हम डिस्कस करेंगे।